गुड इवनिंग आप सभी बच्चों को। बार ग्राफ आज मैं पढ़ा के कंप्लीट कर दूंगा। कल से आपका लाइन ग्राफ स्टार्ट होगा। अभी थोड़ी क्लियरिटी और मेंटेन करा दी जाए। अशफाक सर को बुलाया जा रहा है, अभी वो आके सही करेंगे। देखिए अभी तक मैंने आपको मैक्सिमम जो सवाल कराए थे मेंस वाले और यूपीएसआई वाले थे, सीजीएल मेंस और यूपीएसआई के। सीएचएसएल भी उसमें था, लेकिन आज कुछ सीएचएसएल के ही क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ 2019 के, तो इसको भी करेंगे तो आपको करके अच्छा लगेगा। और हर सवाल में जादू नहीं दिखाया जा सकता है, आपके सारे सवाल उड़ाए नहीं जा सकते। कुछ सवालों पे वास्तव में समय देकर उनको हल करना पड़ता है, क्योंकि कैलकुलेशन मिलती है। इसको क्लियरिटी दीजिए जरा, क्वेश्चन साफ दिखने चाहिए। कम कर दीजिए बाबू, ठीक है। क्लियरिटी करिए, बस 30 सेकंड का टाइम लगेगा, क्लियरिटी अभी मेंटेन हो जाएगी। इसके पहले के सारे आप लोगों को सब समझ में आ गए होंगे, प्रैक्टिस भी अच्छे से कर लिया होगा। देखिए 4 ग्राफ और करा दूंगा मैं। इसके पहले मैं आपको 13 ग्राफ करा चुका हूं, मतलब मान लिया 50-52 क्वेश्चन तो हुए ही होंगे उस पर, तो 13 ग्राफ करा दिया। 4 आज करा के 17 पे कंप्लीट कर दूंगा। ऐसे तो अनगिनत सवाल आपको मिलेंगे, किताब उठाइए हर जगह ग्राफ के क्वेश्चन रहते हैं, तो जितने सवाल मिले उतने सवाल लगाइए, क्योंकि सब में कुछ अलग अलग पूछा होता है। और जितने ग्राफ की आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। हाँ, ये क्लियरिटी एक तो नहीं है, पीला वाला ये कलर तो हमेशा दिखता है, बहुत साफ दिखता है, इसमें नहीं दिखा पा रहे हैं आप। कितने पे चल रहा है? 240 पे चल रहा है। अच्छा, हायर पिक्चर क्वालिटी कर लें जरा। अच्छा चलिए ठीक है। हाँ अब एकदम साफ आ गया, अब एकदम सही हो गया। पिक्चर की क्वालिटी थोड़ा कम होगी मोबाइल से ही, उसको आप लोग सही कर लीजिए। अब एकदम साफ दिखाई दे रहा है। चलिए देखिए, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में पढ़ रहा हूं। देखिए दिया गया स्तंभ आलेख यानी कि बार ग्राफ, मार्कर को मोटा भी करना पड़ेगा। देखिए दिया गया स्तंभ आलेख यानी कि बार ग्राफ क्रमशः 5000, 6000, 8000, 4500 और 6000 की कुल जनसंख्या वाले 5 अलग अलग गांवों ए बी सी डी ई में आयु समूहों दिया हुआ है। एक्स जो है 50 वर्ष से अधिक वाले हैं, ये समूह एक समूह बनाया गया है। देखिए 5 गांव हैं ए बी सी डी ई। अब इसमें अलग अलग आयु वर्ग के समूह बनाए गए हैं, 3 समूह हैं एक्स वाई जेड। तो समूह एक्स में 50 वर्ष से अधिक वालों को रखा गया है, और आपका समूह वाई में 20 से 50 वर्ष वालों को रखा गया है। समूह वाई में ध्यान दीजिएगा, इन सब चीजों को जो डेटा दिया है दिमाग में सेट होना चाहिए, कि आगे क्वेश्चन में जरूरत हो तो बार बार इस पे इंस्ट्रक्शन पे आके ना देखना पड़े। तो मैं भी दिमाग में बैठाता जा रहा हूं, आप भी बैठाते जाइए कि 3 गांव है 5 गांव है ए बी सी डी ई, इनकी जनसंख्या दी हुई है। जनसंख्या तो जनरली दिमाग में सेट नहीं होगी, उसके लिए आना ही पड़ेगा आंकड़े पर, लेकिन ये सेट हो जाएगा। तो ये जो गांव है 5 गांव, इनमें जनसंख्या जो भी है उसको आयु वर्ग में 3 समूहों में बांटा गया है। एक है आपका एक्स, 50 वर्ष से अधिक आयु वर्ग समूह है। वाई है, इसमें 20 से 50 वर्ष वाले आयु के लोग शामिल किए गए हैं। और जेड वाला जो समूह बना है, इसमें 20 वर्ष से कम आयु वाले शामिल हुए हैं। जनसंख्या की प्रतिशतता को यह दर्शाता है, ध्यान से देखिएगा। यह आपका बार ग्राफ जनसंख्या की प्रतिशतता को दर्शा रहा है। देखिए गांव की कंडीशन सामने ए बी सी डी ई, ये जो ब्लू कलर वाला वॉलेट कलर दिखाई दे रहा है, आसमानी कलर, ये आपका 35% है इसमें ग्रुप एक्स वाले। ध्यान से देखिएगा 35% है ग्रुप एक्स वाले, और 40% है ग्रुप वाई वाले, और 25% है आपके ग्रुप जेड वाले। ग्रुप एक्स वाले कौन है? मतलब बच्चों 50 वर्ष से अधिक आयु वाले आपके ग्रुप एक्स वाले हैं, ये कलर ध्यान रखिएगा। और ये पीला वाला यानी ग्रुप वाई है। ग्रुप वाई में 20 से आपके 50 वर्ष वाले शामिल किए गए हैं। और ये जो आपका पिंक वाला दिखाई दे रहा है 25% जो दिखाई दे रहा है, ये क्या है बच्चों? ये जो ग्रुप जेड है, ग्रुप जेड जिसमें से आपको दिखाई दे रहा है कितने 20 वर्ष से कम आयु वाले शामिल किए गए हैं, वो 25% है। यहां समझा दूं, मान लिया ए की जनसंख्या 5000 है,
एक ही गांव ए है, ए की जनसंख्या 5000 है, तो 5000 में ध्यान से देखिएगा आपका ये 35% 50 वर्ष से अधिक वाले होंगे इस 5000 में, और बच्चे 20 से 50 वर्ष आयु वाले 40% होंगे, इस 5000 का ही 40%, समझिएगा। और यहां पर जो पिंक वाला है ग्रुप जेड है, यानी कि 20 वर्ष से कम वाले 5000 का 25% होंगे। अगर अलग अलग जनसंख्या चाहिए तो आपको पता है कि गांव ए में जनसंख्या कुल 5000 है, तो 3 ग्रुप में ये आपकी जनसंख्या बटी है, 50 वर्ष से अधिक वाले, 20 से 50 वाले और 20 से नीचे वाले, 50 प्लस 20 से 50 और 20 से नीचे वाले। तो इनकी संख्या भी अगर निकालनी है तो 5000 का 35%, 50 वर्ष से अधिक वाले 5000 का 40%, 20 से 50 वर्ष वाले, और अगर 5000 का आप 25% निकालेंगे तो 20 वर्ष से कम आयु वाले लोगों की संख्या आपको पता चल जाएगी। ये केवल एक गांव की बात मैंने की है, ऐसे ही अन्य गांवों पे भी आप आ सकते हैं और अलग अलग आयु वर्ग समूहों की आप जनसंख्या निकाल सकते हैं। तो ये एक लेंदी क्वेश्चन है, बड़ा सा क्वेश्चन है, इसमें आंकड़े कई सारे हैं, ध्यान से देखिएगा। ये CHSL आपका 2019 में इवनिंग शिफ्ट में पेपर हुआ था, उसमें ये सवाल पूछा था। तो हर सवाल उड़ाया नहीं जा सकता हवा में, आपने मेंस के बहुत सारे सवाल किए, मैक्सिमम मैंने मेंस के सवाल कराए थे स्टार्टिंग में, तो सब फटाफट हो जा रहे थे, लेकिन CHSL का ये सवाल है आपका, क्लरिकल ग्रेड का ये क्वेश्चन है, लेकिन इसमें ध्यान देना है। अगर बैंक क्लर्क का पेपर हो तो और कैलकुलेटिव आ जाता है, क्लर्क के ही पेपर में बैंक क्लर्क की बात करिए तो और कैलकुलेटिव पेपर आ जाता है। तो यहां भी थोड़ा कैलकुलेशन है, आंकड़ों पर आपको ध्यान रखना है। फिर से मैं आपके दिमाग में बैठा दूं, 5 गांव हैं ABCDE, सबकी अलग अलग कुल जनसंख्या दी गई है, और इसमें आयु वर्ग के हिसाब से 3 समूह बनाए गए हैं, X, Y और Z। आयु वर्ग के हिसाब से 3 समूह बने हैं। X समूह में कौन से लोग आएंगे? जो 50 वर्ष से अधिक आयु के हैं। Y समूह में कौन से लोग आएंगे? जो आपके 20 से 50 वर्ष आयु के हैं। और Z वर्ग समूह में कौन से लोग आएंगे? जो 20 वर्ष से कम आयु के हैं। तो देखिए, अगर मैं एक गांव क्लियर कट यही समझा दूं तो आगे भी आपको समझने में सुविधा रहेगी। गांव ए की जनसंख्या है 5000, इसकी जनसंख्या है 5000। अगर मैं पूछूं कि इसमें ग्रुप एक्स में कितने लोग आ रहे हैं, तो बच्चों आपको निकालना पड़ेगा 5000 का 35%, क्योंकि ये जो बार है किसको दर्शा रहा है? अलग अलग वर्ग समूहों की जनसंख्या के प्रतिशत को दर्शा रहा है। ये 35% है, 40% है, ये 25% है। तो 5000 का अगर आपने निकाल लिया 35%, तो क्या आएगा बच्चों बताइएगा? ये आएगा ग्रुप एक्स, यानी कि 50 वर्ष से अधिक आयु वालों की संख्या आएगी। अगर 5000 का आप 40% निकाल लेंगे तो ग्रुप वाई आएगा, यानी कि 20 से 50 वर्ष के लोगों की जनसंख्या निकल के आएगी। अगर आप 5000 का 25% निकाल लेंगे तो ग्रुप जेड आएगा, और ग्रुप जेड क्या है? 20 वर्ष से कम आयु के लोगों की जनसंख्या होगी। क्लियर है? हर एक बात क्लियर हो रहा है? अब एकदम साफ साफ सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है। क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा वीडियो का आप लोग। नाम अभी बाद में लूंगा आप लोग का, और जो समस्या होगी वो भी सुनूंगा मैं। तो देखिए, हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। सवाल हमारा है, हर एक बच्चा देखेगा, गांव डी व ई में 20 वर्ष से कम आयु की संख्या के बीच का अंतर जो गांव डी में समान आयु वर्ग के व्यक्तियों की संख्या का प्रतिशत है, क्वेश्चन मार्क। यानी कि डी व ई में 20 वर्ष से कम, यानी कि ग्रुप जेड वालों की संख्या का आपको अंतर लेना है। साफ बोला गया है, डी और ई में जो 20 वर्ष से कम आयु के हैं, यानी कि ग्रुप जेड वाले, उनकी संख्या का अंतर लेना है, और उस अंतर का प्रतिशत निकालना है। किससे कंपेयर करके? गांव डी में उसी समान आयु वर्ग के व्यक्तियों की संख्या से प्रतिशत लेना है। आया समझ में? ध्यान से देखिएगा, जो गांव डी में समान आयु वर्ग के व्यक्तियों की संख्या का प्रतिशत लेना है तो क्या होगा बताइए? सीधे सीधे आपका दिखाई दे रहा है कि डी में सेम टू सेम 20 वर्ष से कम आयु, यानी कि ग्रुप जेड वाले जो भी होंगे उनकी संख्या निकाल के फिर प्रतिशत निकालेंगे। तो सबसे पहला काम क्या होगा? डी और ई में 20 वर्ष से कम आयु के लोगों को ढूंढिए। तो 20 वर्ष से कम आयु वाले क्या है? जेड है, यानी कि डी में आएंगे तो ये होगा, और ई में आएंगे तो मेरे बच्चों ये होगा। हर एक बच्चा देखेगा। हमें फिर से आंकड़े पर जाना पड़ेगा। डी में अगर हम देखें, ध्यान से देखिए, डी में कुल जनसंख्या कितनी है? 4500 है, ध्यान से देखिए। और ई में कुल संख्या कितनी है? जनसंख्या 6000 है। हर एक बच्चा देखे।
तो बच्चे 4500 का आपको 20% निकालना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। 4500 का क्या निकालना है? 20%। सबको पता है कितना आएगा? 900 आ जाएगा। और देखिए अगर ई की बात करें हम, तो इसमें 6000 कुल जनसंख्या है, 6000 कुल जनसंख्या है, और इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा? 25%। तो ये मेरे बच्चों कितना होगा? 1500। आ गया समझ में? ध्यान से देखिए, 25/100 करिए, अंतर लीजिए, अंतर आएगा 1500 और -900 यानी कि 600। हर एक बच्चा देखे। अब ये 600 जो अंतर आया है, इसकी तुलना किससे करनी है बताइए? डी वाले से करना है। तो डी में अगर देखा जाए तो डी में जो आपकी सेम आयु वर्ग वाले, यानी कि 20 वर्ष से सेम आयु वर्ग वाले लिखा हुआ है, समान आयु वर्ग के व्यक्तियों की संख्या से प्रतिशत लेना है, यानी कि जो 20 वर्ष से कम वाले हैं उन्हीं से इसकी तुलना करनी है और आंसर परसेंटेज में देना है। तो क्या होगा? 600 बटा में मेरे बच्चों क्या? 900 गुणे 100 कितना आएगा? 200 बटा में 3%। ये आपका आंसर है। भाषा थोड़ी सी आपको अजीब लग रही है, फिर से दोबारा देख लीजिए। CHSL का पेपर है, इसलिए मानिए कि आसान है, आराम से आपको समझ में आएगा। देखिए ध्यान से, डी व ई में 20 वर्ष से कम आयु की संख्या के बीच का अंतर चाहिए, यानी कि ग्रुप Z वालों को उठाना है। ग्रुप Z किसको दर्शाता है? 20 वर्ष से कम आयु के लोगों की संख्या को दर्शाता है ग्रुप Z। ठीक है, तो ग्रुप Z के कितने लोग हैं डी और ई में, वो निकालिए और उसी का अंतर लेना है। पहला काम तो ये है। तो डी की कुल जनसंख्या, जाओ डी की कुल जनसंख्या पीछे जाके देखेंगे तो 4500 है, और ई की कुल जनसंख्या 6000 है, और इसमें Z यानी कि ये पिंक वाला 20% है। तो 4500 का 20% ओरल ही निकाल सकते थे, लेकिन मैंने लिख दिया, सवाल चूंकि कैलकुलेटिव है इसलिए लिख दिया 900। और ई की अगर बात करें तो ई की जनसंख्या कुल 6000 है, तो 6000 में ग्रुप Z वाले 25% है, तो 6000 का 25% सबको पता है 1500 आ जाएगा। अंतर 600 आया। अब मेरे बच्चों ये जो अंतर है, ध्यान से देखिए, गांव डी में समान आयु वर्ग के व्यक्तियों की संख्या का प्रतिशत लेना है। समझिए, तो जो अंतर है उसका कंपेयर आप किससे करेंगे? डी के 20 वर्ष के, गांव डी के 20 वर्ष से कम आयु के लोगों की जनसंख्या से तुलना करेंगे, जो कि निकाल चुके हैं 900 है। तो क्या होगा आपका? 600 बटा में 900 गुणे 100, आ गया आपका 200 बटा में 3%। ये आंसर होगा। क्लियर हो गया? आ गई बात समझ में? आइए अगले क्वेश्चन। अब ध्यान से देखिएगा, यहां हम जान चुके थे 4500 है और यहां 600 है, 6000 है, और यहां कितना था? ए में आपका 5000 था, शायद बी में कितना जनसंख्या था? 6000 था, और ये 8000 था। लिख दिया हमने, ठीक है, जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी अलग बात है। देखिए सवाल मैं पढ़ने जा रहा हूं। गांव बी और सी में सम्मिलित रूप से 50 वर्ष से अधिक, यानी कि ग्रुप एक्स की बात कर रहा है, सम्मिलित रूप से 50 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों की कुल संख्या, ध्यान से देखिए, और उन्हीं गांव यानी कि बी और सी में 20 से 50 वर्ष की आयु, यानी कि ग्रुप वाई की बात कर रहा है, वाले व्यक्तियों की कुल संख्या का अनुपात क्या था? बच्चों अनुपात लेना है, ध्यान से देखिएगा, मतलब बी प्लस सी की बात करेंगे, इसमें यहां ग्रुप एक्स लेना है और यहां क्या लेना है? ग्रुप वाई लेना है। इन्हीं की संख्याओं का अनुपात चाहिए गांव बी और सी के। तो पहले बी और सी में एक्स का कैलकुलेशन करेंगे, ध्यान से देखिएगा, बी और सी में हम सबसे पहले एक्स का कैलकुलेशन करेंगे। तो बी की जनसंख्या है 6000, 6000 का कितना परसेंट? 45%। देख लीजिए, ग्रुप एक्स वाले कितने हैं? 45%। प्लस अगर हम अब सी की बात करेंगे तो सी की जनसंख्या है 8000, और 8000 में बच्चों कितने परसेंट है बताइएगा? 25%। कितना है एक्स वाला? 25%, तो 25 बटा 100 कर देंगे। अब देखिए नीचे आइए, वाई की अगर बात की जाए, हर एक बच्चा देखेगा, वाई मतलब 20 से 50 वाले, यानी कि ये पीला वाला। तो बी में बात करें तो पीला वाला 35% है, तो 6000 का कितना लेंगे? 35%, और प्लस मेरे बच्चों
ध्यान से देखिए, 8,000 का कितना लेंगे? 40% ले लेंगे। सही है। ध्यान से देखिए, कैलकुलेशन करना बड़ा सिंपल है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ध्यान से देखिएगा, ऊपर आएगा 4700 और नीचे आएगा 5300। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 47 और 53, ये आपका आंसर आ जाएगा। रेशियो है 47:53। हमने स्पष्ट इसलिए कर दिया कि सवाल का आप अर्थ समझें। गांव बी और सी उठाना है। इसमें दो आयु वर्ग समूहों की बात की गई है। एक आयु वर्ग है आपका एक्स और एक है आपका वाई। एक्स में, एक्स समूह में 50 साल से अधिक के लोगों की बात की गई है। एक्स मतलब ये वायलेट कलर वाला। आ रही है बात समझ में? क्लियर है? वायलेट कलर वाला क्या हो गया? 35%, 45% बी में, और सी में आपका, सी नहीं, सी में 25%। ठीक है, तो वो उठा लिया, संख्या ले ली पूरी। और फिर अगर मैं बात करूं वाई यानी कि 20 से 50 वर्ष वालों की, तो 6000 का, ये 20 से 50 यानी कि ये वाई हो गया पीला वाला, तो ये 6000 का 35% और ये 8000 का 40%। ये काम ओरल भी किया जा सकता था, लेकिन मैंने लिख के कर दिया कि चीजों को आप अच्छे से समझ पाए। आ रही बात समझ में? चीजें आपके समझ में आए प्रॉपरली, कोई डाउट तो नहीं? ये आपका दूसरा सवाल सॉल्व हो गया। आइए कर सकते हैं इसको ओरल भी, कैलकुलेशन बस स्ट्रांग रखिए। आइए, अब है हमारा तीसरे नंबर का क्वेश्चन, हर एक बच्चा देखेगा। तीसरा, गांव बी और सी में सम्मिलित रूप से 20 वर्ष से कम आयु वाले, यानी कि ग्रुप जेड की बात कर रहा है, वाले व्यक्तियों की संख्या इन्हीं गांवों की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? ध्यान से देखिएगा। तो इन्हीं गांव नहीं, इसी गांव होना चाहिए। इसी गांव, आ गया समझ में? इसी गांव की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? अच्छा, इसी दो गांव है ना, तो सही है। दो गांव है ना, तो इन्हीं सही है। बी और सी, बी प्लस सी, ये दो गांव उठाइए। इसमें कौन सा ग्रुप लेना है? ग्रुप जेड लेना है आपको। 20 वर्ष से कम आयु वाला जो समूह है वो जेड है। तो बी और सी की बात करें तो बी में जनसंख्या कितनी थी मेरे बच्चों? 6000 थी, और सी में 8000 थी। ये याद हो गया मुझे भी, ये याद होना चाहिए आपको, बार बार इंस्ट्रक्शन पे ना जाना पड़े, पीछे जाना पड़ेगा ना पेज पलट के। तो देखिएगा, 6000 का निकालेंगे 20% और प्लस 8000 का निकालेंगे 35%। ये सारा काम ओरल है। कितना आएगा? कितना आ रहा है? 4000 आ गया। ध्यान से देखिए, अब बोला गया ये जो 4000 है, इन्हीं गांव की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? मतलब ये Z बटा में आपसे मांगा है B प्लस सी और इंटू 100, ये मांगा है। यानी कि ये जो 4000 है, इन्हीं दो गांवों की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 4000 और बटा में इन गांवों की कुल जनसंख्या 6000 और प्लस 8000 हो जाएगी, और गुणे 100, कितना? 200 बटा में 7% है। ये आंसर देंगे। देखिए, आज थोड़ा मैं धैर्य के साथ चीजों को हल करते हुए चल रहा हूं, क्योंकि डेटा इसमें ज्यादा है। हवा हवाई मत उड़ाइए, डेटा ज्यादा है। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? हो गया ये। अब इसके बाद आ जाइए, आपका चौथे नंबर का क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा, गांव ए और बी सम्मिलित रूप से 20 से 50 वर्ष की आयु समूह के व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है? ये तो बड़े आराम से बता सकते हैं। कौन सा गांव लेना है? ए और बी लेना है। कौन सा ग्रुप उठाना है? बताइए। ग्रुप आपको वाई उठाना है। वाई उठाना है। 20 से 50 वर्ष वाले वाई ग्रुप पे आते हैं। तो ए और बी लेना है आपको। ध्यान से देखिए, तो इसमें देखिए 40, ए की जनसंख्या 5000 थी ना, और बी की जनसंख्या 6000 थी। तो मेरे बच्चों 5000 का 40% और 6000 का 35%, यही लेना है। 5000 का 40%
और 6000 का 35%, यही लेना है आपको। कितना आ जाएगा? ये आ रहा है 4100। बहुत आराम से कैलकुलेशन हो जाएगा, यही आपका आंसर है। तो ये CHSL का सवाल था। आंकड़े थोड़े ज्यादा थे, ध्यान रखना है और धैर्य के साथ अपने प्रश्न का उत्तर देना है। क्लियर है? देखिए एक ग्राफ मैंने कंप्लीट करा दिए, कंप्लीट है ना? हाँ, एक ग्राफ कंप्लीट हो गया। अब मैं जरा आपके कमेंट लेना चाहूंगा। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है वह व्यक्ति बलवान होने पर भी असमर्थ, धनवान होने पर भी निर्धन, वह ज्ञानी होने पर भी मूर्ख होता है। संत इंद्रदेव जी, संत नहीं है आप, बाबा रणछोड़दास चांचर हैं। बहुत बढ़िया। कहां थे आप? रात में आपके दर्शन हुए, आंखें तरस गई थी आपके कमेंट को देखने के लिए। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। पहली बार ये बच्चा आया, संत इंद्रदेव जी, बहुत बढ़िया, ठीक है, समझ में आ रहा है। धर्मेंद्र तिवारी, खुश रहिए भाई, सब लोग खुश रहे। शुभम सिंह देखिए आंसर दे भी रहे हैं। शुभम रात में जग के पढ़ना है। शुभम ये पीटी के लेवल का नहीं है, पीटी में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। पीटी का भी मैं डीआई का क्लास लूंगा, क्योंकि पीटी में डीआई बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रवीण शर्मा सर भी पढ़ा रहे हैं, मैं भी पढ़ाऊंगा आपको, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, रात में इसलिए क्लास चल रही है क्योंकि मैं अपने कार्यों से विमुख हो गया था और मैं बलवान होने पर भी असमर्थ हो गया था। इस कारण से गलती सुधारते हुए मैंने रात में आज क्लास रखी है। कल से 10 बजे क्लास रहेगी आपकी। आइए अब इसके बाद हम लोग आते हैं अगले सवाल पे। 15 नंबर का सवाल है, ध्यान से देखिएगा। देखिए इसमें तो और ज्यादा आंकड़े हैं, ध्यान से देखिएगा। ये भी CHSL का सवाल है, ये भी CHSL का क्वेश्चन है। ये आपका 2019 का है और दोपहर की शिफ्ट का है। देखिए क्या क्या दिया है, पढ़ लेते हैं। अगर देखिए ये चीज वहीं आ गई होती ना, इसका कोई यूज तो यहां है नहीं, तो बहुत अच्छा रहता। चलिए कोई बात नहीं। देखिए किसी प्रश्न पत्र का पूर्णांक 300 है। ये देखिए कोई प्रश्न पत्र है, उसका पूर्णांक क्या है? मैक्सिमम मार्क 300 है। 300 नंबर का एक पेपर हो रहा है। देखिए मूल्यांकन के 3 घटक हैं, मूल्यांकन के 3 घटक हैं। सैद्धांतिक परीक्षा होगी, एक थियोरेटिकल पार्ट होगा, एक थियोरेटिकल आपका टेस्ट होगा, एक आपका प्रैक्टिकल का होगा एग्जाम, व्यवहारिक परीक्षा है, और एक परियोजना है, यानी कि प्रोजेक्ट फाइल दिखानी पड़ेगी आपको। 3 प्रकार का यह विभाजन हुआ है 300 नंबर के पूर्णांक में। 300 नंबर का पेपर होना है और 3 प्रकार का उसमें विभाजन है, 3 सेक्शन है। एक है व्यवहारिक परीक्षा का, यानी कि थियोरेटिकल पार्ट होगा। दूसरा है आपका व्यवहारिक परीक्षा, यानी कि प्रैक्टिकल पार्ट एक होगा। और तीसरा है आपका वो प्रोजेक्ट फाइल वगैरह नहीं दिखानी होती है, वो है उस टाइप की, तीसरे टाइप की वो परीक्षा है। नाम रखा है अलग अलग। सैद्धांतिक परीक्षा को X बोला है, व्यवहारिक परीक्षा को Y बोला है और परियोजना वाली परीक्षा को Z बोला है। इन तीनों परीक्षाओं को मिला दिया जाए तो एक प्रश्न पत्र का पूर्णांक बनेगा जो कि 300 होगा। आया समझ में? मतलब 300 नंबर का जो पेपर हो रहा है उसमें 3 प्रकार के ये एग्जाम है, थियोरेटिकल, प्रैक्टिकल और उसमें प्रोजेक्ट वाला एक टेस्ट होगा। 3 टेस्ट हो रहे हैं। अब देखिए XYZ नाम है इसका। X है सैद्धांतिक, Y है व्यवहारिक और Z है आपका प्रोजेक्ट वाला। ध्यान से देखिए, परियोजना वाला, ठीक है, प्रोजेक्ट वाला। तो देखिए जो 300 नंबर का पेपर है, इन्हीं 3 प्रकार की परीक्षाओं को अंतर्निहित किए हुए, शामिल किए हुए हैं। तो देखिए, तो इन तीनों परीक्षाओं के लिए जो अंकों का विभाजन होगा वो 6-5-4 के अनुपात में होगा। 6-5-4 के अनुपात में होगा। यानी कि बच्चों सैद्धांतिक परीक्षा, व्यवहारिक परीक्षा और परियोजना के लिए कितने कितने मैक्सिमम मार्क्स निर्धारित है, अभी बता देते हैं हम आपको। 6-5-11, 4-15। 15 किसके बराबर? ध्यान से देखिए, 15 किसके इक्विवेलेंट? 300 के। ध्यान से देखिए 300 के। तो एक किसके बराबर बताइए? 20 के। एक किसके बराबर? 20 के। तो मेरे बच्चों जो आपका थियोरेटिकल वाला है, सैद्धांतिक वाली जो परीक्षा है वो क्या होगा आपका? 6 गुणे 20, यानी कि 120 नंबर का होगा। ध्यान दीजिएगा, आगे इसकी जरूरत पड़ेगी, बार बार नहीं निकालूंगा। जो आपका व्यवहारिक परीक्षा होगा, व्यवहारिक परीक्षा होगा वो क्या होगा आपका? 5 गुणे 20 यानी कि 100 नंबर का होगा। और जो परियोजना वाली परीक्षा होगी वो 4 गुणे 20 यानी कि 80 नंबर की होगी।
ये देखिए बंटवारा हो गया 300 नंबर का। यही सब तो डेटा पर पहले पकड़ बनानी है, तब तो आंसर देंगे। 300 नंबर का एक पेपर है, वो 3 पार्ट में डिवाइड है, सैद्धांतिक, व्यवहारिक और परियोजना वाला एग्जाम, प्रोजेक्ट वाला एग्जाम। ठीक है, तो इसमें जो अंकों का बंटवारा होगा, पूर्णांकों का जो बंटवारा होगा वो 6, 5, 4 के अनुपात में होगा। यानी कि रेशियो में कुल अंक कितने हो गए 15 और रियल में कुल पूर्णांक कितना 300। तो ये 15 किसके इक्विवेलेंट 300 के, तो 1 बराबर 20 के। तो बच्चों बताइए, सैद्धांतिक परीक्षा के लिए 120 नंबर निर्धारित हो गया, व्यवहारिक के लिए 100 नंबर निर्धारित हो गया, परियोजना के लिए 80 नंबर निर्धारित हो गया। अब हम इसको दिमाग में भर लिए हैं, दोबारा हम देखने नहीं आएंगे इसको, ध्यान दीजिएगा, दोबारा हम इसको देखने नहीं आएंगे। हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखे। अब समझिए, ध्यान से देखिएगा, आगे बोला गया है परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए एक्स, वाई और जेड कम से कम क्रमशः 40%, 50% और 50% अंक तथा कुल प्राप्तांक 60% होने चाहिए। यहां लिखना चाहिए करने के लिए एक्स, वाई और जेड में होना चाहिए, में कम से कम 40%, 50% और 50% अंक लाना ही पड़ेगा। देखिए 2 तरीके का मानक है पास होने का, कि ये 3 प्रकार की परीक्षाएं जो हैं उनमें मिनिमम, मतलब इसमें आपको 40% नंबर लाना पड़ेगा, इसका 40% लाना पड़ेगा यानी कि 48 नंबर लाना पड़ेगा, इसका 50% यानी कि बच्चों 50 नंबर लाना पड़ेगा, और इसका 50% यानी कि यहां 40 नंबर लाना रहेगा, तो पास होंगे। और उसी के साथ साथ टोटल मिलाकर आपको 300 का 60% यानी कि 180 नंबर लाना पड़ेगा। देखिए ये तीनों परीक्षाएं जो हो रही हैं एक्स, वाई, जेड, उसमें तो आपको लाना ही पड़ेगा 40%, 50% और 50%। देखिए कितनी कहानी बनी है। 3 परीक्षाएं जो है एक्स, वाई, जेड, उसमें 40%, 50%, 50% तो मिनिमम लाना ही लाना है, तो पास होंगे। और पास होने की एक और शर्त है, केवल इसी पर पास नहीं हो जाएंगे, कुल मिला के टोटल जो अंक होना चाहिए 300 का 60% होना चाहिए, यानी कि 180 अंक भी होना चाहिए, 180 अंक भी होना चाहिए, तब जाकर पास होंगे। ये 2 क्राइटेरिया पूरा करेंगे तब जाकर पास होंगे। जैसे यूपीएसआई में होता है 35% सेक्शनल कट ऑफ हो गया, लाना ही लाना है, और टोटल मिलाकर 50% लाना है, टोटल मिलाकर 50% लाना है, तो पास होंगे आप। वही कंडीशन यहां भी है। 3 सेक्शंस हैं आपके, तीनों सेक्शन में आपका क्वालिफाइंग है, क्वालिफाई करना ही पड़ेगा आपको, 40%, 50%, 50% नंबर लाना ही पड़ेगा, साथ ही साथ टोटल जो 300 नंबर है उसका 60% और लाना पड़ेगा, तब जाकर पास होंगे। 2 क्राइटेरिया है पास होने का, दोनों को फुलफिल करना पड़ेगा, कोई एक से पास नहीं होंगे, दोनों से पास होंगे, दोनों से पास होंगे। ध्यान से देखिएगा, देखिएगा परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए एक्स, वाई और जेड में कम से कम इतना अंक तथा कुल प्राप्तांक 60% होने चाहिए, यानी कि दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि या तो ये या तो ये, कभी कभी डाल सकता है या तो ये या तो ये, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों साथ में चलेंगे, दोनों क्राइटेरिया को पूरा करना पड़ेगा आपको पास होने के लिए। दिए गए दंडारेख यानी कि बार ग्राफ में 4 विद्यार्थियों ए, बी, सी और डी द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाया गया है। बार ग्राफ कहां है हमारा, देखिए ये बार ग्राफ है, 4 विद्यार्थी हैं ए, बी, सी, डी, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, यानी कि ये सैद्धांतिक परीक्षा वाला। देखिए मैं सब आपको डेटा दिमाग में डाल रहा हूं, आपको भी इतना प्रैक्टिस करना है कि जैसे ही क्वेश्चन पढ़े आप एग्जाम में, डेटा फीड होता जाए कि कंफ्यूजन आपका खत्म हो जाए। दिमाग को शार्प करके ये सब क्वेश्चन करना पड़ेगा, तभी आप तेजी से कर पाएंगे। हर सवाल हवा हवाई नहीं होता है, ध्यान से देखिए, इसमें डेटा बहुत ज्यादा है। एक्स क्या है, सैद्धांतिक परीक्षा वाला, और ये वाई क्या है, व्यवहारिक परीक्षा वाला यानी कि प्रैक्टिकल वाला, और जेड आपका परियोजना यानी कि प्रोजेक्ट फाइल वाला है। ध्यान से देखिए, 4 विद्यार्थी हो गए ए, बी, सी, डी, और अंक किससे कितने हैं, देखिए ए जो है सैद्धांतिक परीक्षा में 60 नंबर पाया है, और व्यवहारिक परीक्षा में 70 नंबर पाया है, और आपके प्रोजेक्ट वाले फाइल में 50 नंबर पाया है। क्लियर हो गया, आप इसको अच्छे से समझ पा रहे हैं। ये क्या है आपका, ये आपका बार ग्राफ है, ये विद्यार्थी ए के तीनों सेक्शन में क्या क्या प्राप्तांक है उसको दर्शा रहा है। ये बार जो है 3 बने हैं अलग अलग कलर के, तो तीनों सेक्शन में कितने कितने मार्क्स उसने गेन किए हुए हैं उसको ये दर्शा रहा है। बी क्या है, सैद्धांतिक में भी पाया 50 नंबर, व्यवहारिक में भी पाया 50 नंबर, और फाइल में भी पाया 30 नंबर। समझ में आई बात, ये सारी चीजें डेटा आपके सामने क्लियर हो गया होगा, समझ में आया। एक चीज फिर मैं रिमाइंड करा दूं
कि जो x है, x का जो पूर्णांक 120 था, और सुनिए x का पूर्णांक कितना था, 120 था, y का पूर्णांक कितना आया था, 100 आया था, और z का कितना आया था, 80 आया था। टोटल मिला के 300 हो रहा था। ये याद रहना चाहिए आपको। अब आइए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। पहला प्रश्न है, सैद्धांतिक परीक्षा में 4 विद्यार्थियों के औसत अंक क्या है। सैद्धांतिक की बात कर रहा है, यानी कि रेड वाले की बात कर रहा है, एक्स की बात कर रहा है, एक्स की बात कर रहा है, एक्स ही सैद्धांतिक है। तो देखिएगा, औसत पूछा है, एवरेज जोड़िए 60, 50, 70, 80 और बटा में 4, कितना आ गया मेरे बच्चों, 65। लीजिए, आप ऐसे भी नॉर्मली भी निकाल सकते थे, 60 हुआ, 50 हुआ, 70 हुआ, और क्या हुआ, 80 हुआ। मान लिया एवरेज इसका कितना हो गया, 70 हो गया। 70 से ये कितना कम है, 10 कम है। ये कितना कम है, 20 कम है। तो कितना कम हो गया, 30 कम। और ये 70 तो निपट गया 0, और ये 10 अधिक है। तो टोटल कितना हो रहा है, 20 कम, 20 बटा में 4, 5। तो 5 घटा देंगे तो 70 में से 5 गया 65। तो जोड़ना भी नहीं पड़ेगा, और डायरेक्ट आपको मैंने एज्यूम्ड करके एवरेज निकालना बताया है। आराम से आप बता सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। आ रहा है समझ में, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। हो गया 65। चलिए, अब विद्यार्थियों में से कौन उत्तीर्ण नहीं हो सका, आप बताएंगे, इसका आंसर देंगे, आप देंगे इसका आंसर, आप देंगे इसका आंसर। चलिए फटाफट आंसर दीजिए, मैं देख रहा हूं। अमरेंद्र बाहुबली कह रहे हैं ये सीजीएल का सिलेबस में इतना हार्ड कहां है बेटा। अभी तो ये कहां का क्वेश्चन है, सीएचएसएल का। दिखा दूं मैं आपको, नहीं तो आप कहेंगे सब मैं इधर उधर से करा रहा हूं। देखिए, ये सीएचएसएल 2019 आफ्टरनून शिफ्ट का ये क्वेश्चन है, और ऐसे कई सारे सवाल हैं, मैंने कराया भी है। देखिए, मेरा काम टीचर है ना, हम तो यूट्यूब पे केवल जादू दिखा के नहीं जा सकते ना, मुझे वास्तविक सच्चाई से भी आपको अवगत कराना होता है। इसलिए हर लेवल के क्वेश्चन हमें कराने होते हैं। अभी आसान कराता तो इतने 100-150 लोग आ जाते लाइव। अभी थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन हो रहे हैं, इसलिए सब गायब हो जा रहे हैं, देख देख के भाग जा रहे हैं, मन नहीं लग रहा होगा। क्या है ये सवाल का आंसर आप देंगे, इसका आंसर आप दीजिए। क्लियर है, डीआई हर जगह होता है, डीआई हर जगह होता है, सभी एग्जाम में पूछा जाता है। आनंद कुमार, क्वेश्चन समझ आ रहा है, सब तो समझाएं प्रॉपर, हम एकदम क्लियर कट समझाएं। वापस से वॉच अगेन में देखिए, 120 कोई आंसर नहीं दे पा रहा है इसका, सब हवाई आए हैं क्या बच्चे, बताइए, हवाई आप लोग आए हैं क्या, बोलिए बोलिए। देखिए, विद्यार्थियों में से कौन उत्तीर्ण नहीं हो सका या सके, तो सुनिएगा, सबसे पहला मानक जो है, टोटल 300 नंबर का 60% लाना है। देखिए किसके 60% आ जा रहे हैं, ये हो गया आपका 70 और 50, 120, 120, 60, 180, 60% हो गया भाई। 300 का 60% 180 होता है, यानी कि ए एक क्राइटेरिया से पास है। बी की बात करेंगे हम, 50, 50, 100 और 30, 130, बच्चे ये फेल है, बी तो फेल है, 100% फेल है, एक क्राइटेरिया को ये क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है, टोटल का 60% वाला। सी की बात करें तो ध्यान से देखिएगा, 80 और 60, ये हो गया आपका 140 और 70, 210, ये 60% से ऊपर है, यानी कि एक क्राइटेरिया ये पास हो रहा है। जो 60% वाला क्राइटेरिया लगा है कि 300 का 60% लाना है, उसको वो क्वालिफाई कर ले रहा है। डी की बात करें तो 80 और 30, 110 हो गया, और 70, 180 हो गया। ये भी डी भी क्या हो जा रहा है, पास हो जा रहा है, डी भी पास हो जा रहा है। ध्यान से देखिए, एक क्राइटेरिया को ये फॉलो कर रहा है। तो इसका यह मतलब नहीं है कि केवल बी ही आपका फेल है, इसका यह अर्थ नहीं होता कि केवल बी फेल है, समझिएगा, इसका यह अर्थ एकदम नहीं है कि केवल बी फेल है। प्रथम दृष्टया बी फेल दिखाई दिया है, एक क्राइटेरिया हमने चेक किया है
पूर्णांक का 60% लाने वाला पास होगा। ये तीनों पूर्णांक का 60% लाए हैं, लेकिन बी नहीं ला पाए, यानी कि बी 100% फेल है। बी 100% फेल है। देखिए फिर बोला है केवल ए। केवल ए फेल थोड़ी ही हो सकता है। ए तो एक क्राइटेरिया से पास हो रहा है और बी फेल हो रहा है, तो ये दो ऑप्शन तो चले ही गए। ये केवल बी बोला है, हो सकता हो सही हो। रुक जाइए, अब देखिए बी के साथ सी और डी को चेक कर लीजिए। सी और डी को चेक करिए। सी और डी तो एक क्राइटेरिया से पास हो गए थे। अब देखिए दूसरा क्राइटेरिया क्या है, ध्यान से देखिए। एक्स, वाई और जेड का जो मार्क्स था 120, 100 और 80, इसमें लाना था 40%, इसमें लाना है 50% और इसमें भी लाना है 50%। तो ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, इसका 40% कितना होता है मेरे बच्चों? 48 होता है। ये लाना ही लाना है, इसमें 50 लाना ही लाना है और 40 लाना ही लाना है। देखिए सी और डी में कौन नहीं इसको पूरा कर पाया है। ये 70 ला दिया, 80 ला दिया, 60 ला लिया, निपट गया, पास हो गया। देखिए डी 80 लाया, 70 लाया, लेकिन एक जो जेड वाला आपका सेक्शन था, जो फाइल वाला सेक्शन था, वो प्रोजेक्ट फाइल वाला, उसमें केवल ये 30 ही लाया है, जबकि लाना क्या था? 40 लाना था। उसमें मिनिमम 40 लाना ही पड़ेगा, 50% जो उसका अंक है। तो बच्चों ला पाया क्या? नहीं ला पाया ना। इसका मतलब बी और डी, बी और डी ये दोनों के दोनों फेल हैं। बी और डी ये दोनों के दोनों फेल हैं। ध्यान से देखिएगा, केवल बी को फेल नहीं बोल सकते, बी और डी दोनों फेल हैं, क्योंकि इस क्राइटेरिया को जो आपका 40%, 50%, 50% सेक्शनल कट ऑफ था, उसको क्वालिफाई करना जरूरी था। डी फेल हो गया है उसमें। एक में लाना था, उसमें जेड वाले में 40 नंबर लाया है, केवल 30 नंबर, यानी कि बेटा फेल हो गया। कैसा है बताइए? देख देख के बच्चे भाग जा रहे हैं, कठिन समझ के इसको। दिमाग लगाइए, पढ़ाई करेंगे, मेहनत करेंगे, तभी तो सिलेक्शन होगा। ऐसे कैसे हो जाएगा? चलिए आइए तीसरे नंबर पे आइए। सबके बस का है नहीं, हवा हो जाएगी खराब ये सब क्वेश्चन करने में। और जो ये सब क्वेश्चन करेगा वही होगा राजा बच्चों, वही करेगा एग्जाम क्वालिफाई। आसान आसान तो दुनिया लगाती है। देखिए विद्यार्थियों बी, सी और डी को उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बी, सी, डी। ध्यान से देखिए, बी, सी, डी। बी कितना आया? 130 नंबर, सही है। ये कितना नंबर? 210 नंबर, जोड़ के बताइएगा। और ये कितने नंबर? 180 नंबर। ये तो बहुत आसान है, ओरल है। आरोही क्रम में लगाना है ना, यानी कि छोटे से बड़ा। पहले बी, फिर उसके बाद डी और फिर उसके बाद सी। ये है असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम। लीजिए, समझ में आया आप लोगों को? कोई डाउट है तो बताइएगा। ये तो हाँ बहुत इजी है। आइए अब है आपका व्यवहारिक परीक्षा में सी ने बी से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त किया। व्यवहारिक परीक्षा यानी कि बच्चे कौन सा? वाई की बात हो रही है। सी ने बी से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त किया? एकदम सिंपल है। सी 80 पाया है और बी कितना पाया है? 50। अधिकता कितनी हो जाएगी? ये तो बहुत छोटा सवाल है। 80 माइनस 50 कितना? कितना? 30। अधिकता प्रतिशत चाहिए, 30 बटा 50 और गुणे, बोलिए, साफ दिख रहा है 60%। ये आपका आंसर है। हो गया। ये सवाल प्रश्न पढ़ने तक ही केवल दिमाग लगाना था, बाकी क्वेश्चन इजी पूछे गए थे। सही है। स्टूडेंट पावर कुशवाहा, यूपी पुलिस की भर्ती कब आएगी? आएगी, अब चुनाव आ गया तो सब आएगी, चिंता मत करिए। वेद प्रकाश, हाँ एकदम चलेगा सब, सही है। आइए अब इसके बाद नया आ गया ग्राफ आपका। हर एक बच्चा देखे, ये भी CHSL 2019 मॉर्निंग शिफ्ट का है। ध्यान से देखिएगा, दिया गया दंड आरेख 3 शोरूम ABC के द्वारा जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल के दौरान कार के एक खास ब्रांड की बिक्री को दर्शाते हैं। देखिए ये जो दंड आरेख है, अलग अलग महीनों के, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अलग अलग महीनों के आपके अलग अलग शोरूम हैं, ABC हैं। ABC 3 शोरूम है, ध्यान से देखिएगा।
उनके कार के बिक्री को दर्शाते हैं। देखिएगा यहां जनवरी में शोरूम ए में जो बिक्री हुई है, ये पीला वाला, वो 3 है। 3 का मतलब क्या? 300 बोल दीजिए। 3 का मतलब क्या होगा? 300। 100 के गुणज में बोलना है तो क्या बोलेंगे? 300। जनवरी में आपके शोरूम ए में कितनी बिक्री हुई है? 300। जनवरी में शोरूम बी में कार की कितनी बिक्री हुई है? 600। फिर जनवरी में कार सी की कितनी बिक्री हुई है बताइए? सॉरी, कार सी नहीं, शोरूम सी से कार की कितनी बिक्री हुई है? 400। ऐसे आप 100 का गुणज यानी कि 100 का मल्टीपल का मतलब ये हुआ 300, 600, 400 उठाना है। 300, 600, 400 उठाना है। 200, 500, 300 उठाना है। 500, 500, 400 की बिक्री हुई है। अगर मैं अप्रैल में बात करूं तो शोरूम ए में कितनी बिक्री आपकी हुई? 3.5। 3.5 का मतलब 350। 4.5 का मतलब 450। और अगर सी शोरूम की बात करूं तो 2.5 बिक्री हुई, मतलब 2.5 कार नहीं, 250 कार। 100 के गुणज में लेना है तो 100 का गुणा कर देंगे। इस तरीके से ये जो बार ग्राफ है, जो डंडे ये सब बनाए गए हैं, ये सब बार जो आपके हैं, ये आपके अलग अलग मंथ में 3 शोरूम है ए बी सी, इनके जो सेलिंग हुई है कार्स की, उसकी संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ गई बात? दिमाग में बैठ गया? चलिए आइए चलिए ध्यान से देखिए। अब हम आएंगे सीधे अपने प्रश्न पे। अपने प्रश्न पे सीधे आ गए। फरवरी अप्रैल। फरवरी अप्रैल का मतलब फरवरी मार्च और अप्रैल की बात कर रहा है। फरवरी अप्रैल मतलब केवल फरवरी और अप्रैल नहीं, फरवरी, मार्च और अप्रैल 2016 के दौरान, यानी कि इन 3 महीनों के दौरान ए के द्वारा बेची गई कारों की औसत संख्या क्या है? तो ए के द्वारा बेची गई कारों की औसत संख्या फरवरी, मार्च और अप्रैल ही उठाना है। तो ध्यान से देखिएगा, 2, 5 कितना हुआ? 7, 7, 3, 10, 10.5। 10.5 का मतलब 100 से गुणा करेंगे तो बताइए 1050 हो गया। 10.5 हुआ था ना, 1 मिनट, ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था। इसका मतलब क्या? सीधे 100 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 1050 और बटा में क्या कर देंगे? 3। तो कितना आएगा मेरे बच्चों? 300 आपका आ गया 75। सही है? आ गया समझ में? 1 मिनट, सही है ना? ठीक है। 1 मिनट, 350, हाँ 1 मिनट, ये आ रहा है 350, सॉरी 350 है मेरे बच्चों, ध्यान से देखिए। 1050 है ना, 35 105 होता है, ठीक है। 350 आ गया, सही है। अब आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इजी है ये क्वेश्चन। अब ध्यान से देखिएगा जरा। तो यदि ए और बी के द्वारा बेची गई सभी कारें सही पाई गई हैं, ए और बी के द्वारा बेची गई सभी कारें सही पाई गई हैं, लेकिन सी द्वारा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में बेची गई क्रमशः 15%, 10%, 8% और 6% कारें डिफेक्टिव हैं, दोषपूर्ण है, डिफेक्टिव हैं, तो सी के द्वारा बेची गई दोष मुक्त यानी कि विदाउट कोई डिफेक्ट, बच्चों जो दोष मुक्त कारें हैं उनकी टोटल संख्या ए और बी के द्वारा जनवरी मार्च के दौरान, जनवरी मार्च केवल 3 महीना लेना है, जनवरी फरवरी मार्च के दौरान बेची गई कुल कारों की संख्या का अनुपात क्या है? तो आइए कार सी के जो 4 महीनों के डिफेक्टिव पीस है उसको हटा दें। आई बात समझ में? तो सी की अगर हम बात कर लें बिना डिफेक्ट के बच्चों क्या होगा? ध्यान से देखिए। सी में जो कारें हैं, ध्यान से देखिएगा, सी की कारें यानी कि ये वॉलेट कलर वाली, पूरा 4 महीने का उठाना है ना आपको, जनवरी से पूरा अप्रैल तक। ध्यान से देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में बेची गई क्रमशः जो कारें 15%, 10%, 8%, 6% कारें डिफेक्टिव पाई गई हैं, तो सी के द्वारा बेची गई दोषमुक्त कारों तथा ए और बी के द्वारा जनवरी मार्च के दौरान बेची गई कुल कारों का अनुपात। तो मेरे बच्चों इसी को टारगेट करना पड़ेगा, जनवरी मार्च ही उठाना पड़ेगा। केवल क्या उठाना पड़ेगा? जनवरी मार्च। यहां ये मेंशन कर दिया है, जनवरी से मार्च ही उठाना है। तो 3 ही महीने का उठाना है, जनवरी फरवरी मार्च का। तो यहां पर कितनी कारें बिकी हैं? 400। कितनी बिकी हैं? 400। ध्यान से देखिए, यहां कितनी बिकी? 300। और यहां कितनी बिकी?
400, हर एक बच्चा देखेगा। तो 400 का जो 15% होता है, ओरल थोड़ा कर लीजिए, 60 होता, 15 चौके 60, तो 400 में से आपका 60 घटेगा तो आएगा 340 सही कारें हैं जनवरी में। 300 का 10% निकालेंगे, आएगा 30, 30 घटा देंगे यानी कि 270 सही कारें हैं किसमें, फरवरी में। और मार्च की बात करें तो 400 कारें वो बेचा है, उसमें 8% यानी कि 32 कारें डिफेक्टिव निकल गई, तो बची कितनी, 400 में से 32 निकलेंगी तो 368 कारें आपकी सही निकलेंगी। ये सी की कारें हो गई। मेरे बच्चों कितनी कारें होंगी टोटल, जोड़ेंगे तो 978 कारें हो गई टोटल। अब देखिए ए और बी के द्वारा इन 3 महीनों में बेची गई, ए और बी के द्वारा इन 3 महीनों में बेची गई कुल कार निकालिए कितना है, कौन सा उठाना है, जनवरी फरवरी मार्च। ए ने बेचा है, ध्यान से देखिए, डायरेक्ट देख लेते हैं, यही देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। ए और बी है ना, तो 6 3 9 5 2 7, तो 9 7 आपका 16 हो गया, और 16 और ये 10 26, 26 का मतलब 2600। तो बेटा रेशियो लेना है हमें 978 बटा में 2600, कितना आएगा, ये बच्चों इसको सीधे 2 से कटा लीजिए, तो आ रहा है 489 बाई 1300, ये आपका आंसर होगा। ध्यान से देखिए, देख रहे हैं 1 2 3 4, 4 महीनों का दिया हुआ है डिफेक्ट कहां कहां है, कितने कितने परसेंट है, लेकिन उठाना केवल क्या है, जनवरी से मार्च तक का ही उठाना है। भाषा पढ़ेंगे तब तो अच्छे से आंसर दे पाएंगे। क्लियर है सारे बच्चों को, हो गया ये। अब आइए अगले क्वेश्चन पे, जनवरी फरवरी 2016, जनवरी फरवरी का मतलब जनवरी फरवरी ही रहेगा, 2 ही महीने। ए के द्वारा मार्च अप्रैल के दौरान बी के द्वारा बेची गई कारों की संख्या का अनुपात, ये तो आसान है, ध्यान से देखिए, इजी है। ए और बी की बात कर लें तो ध्यान से देखिए, जनवरी फरवरी में ए ने कितना बेचा, 3 2 5 यानी कि 500 बेचा, और बी ने मार्च अप्रैल में कितना बेचा, बी यानी कि 5, और ये 4.5 यानी कि 9.5 यानी कि 950 बेचा। इसी का तो रेशियो लेना है, तो कितना आएगा, कट गया बच्चों, ये कटाएंगे 5 से तो 10 बटा में 19, ये आपका रेशियो आ गया। ये तो इजी सवाल था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, सही है। आइए अब इसके बाद है आपका, ध्यान से देखिएगा, फिर से ये डिफेक्टिव वाली चीज फिर से दोबारा आपके सामने आ गई है। ध्यान से देखिए, यदि ए और बी के द्वारा बेची गई सभी कारें सही पाई गई हैं, पाई ही गई थी सही, सी के द्वारा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में बेची गई क्रमशः 15%, 10% और 8% कारें और 6% कारें क्या है, डिफेक्टिव है, दोषपूर्ण है, तो अप्रैल 2016 के दौरान सभी शोरूमों के द्वारा बेची गई दोषपूर्ण कारों का प्रतिशत क्या है। अप्रैल 2016 के द्वारा देखेंगे तो केवल कौन दोषपूर्ण बेचेगा, सी ही तो बेचा है दोषपूर्ण, कौन बेचा है, सी बेचा है, और सी 6% कारें दोषपूर्ण बेचेगा। तो बच्चों कितनी कारें हैं सी की, 250, 250 का 6% निकाल लेंगे, कितना आया, सीधे सीधे 25 × 150 यानी कि 15 कारें। सी की 15 कारें क्या हैं, दोषपूर्ण है, 250 का निकालेंगे 6%, तो 25 × 150 हुआ, 15 कारें दोषपूर्ण हो गई। तो ये दोषपूर्ण कारें 2016 के दौरान सभी शोरूम के द्वारा बेची गई दोषपूर्ण कारों का प्रतिशत, तो दोषपूर्ण कारें 15 है, कुल कारें कितनी बिकी हैं, कुल कारें ये देखिए 3.5, 4.5 और 2.5 कितना हो गया टोटल, 10.5 आया। हर एक बच्चा देखेगा 10.5 का मतलब 1050 कारें, और गुणे 100 कर देंगे, कितना आएगा, 1 सही 3 बटा में 7% आएगा, ये आपका आंसर है। भाई जो भी डिफेक्टिव 2016 के अप्रैल महीने में जितनी भी डिफेक्टिव कारें थी वो कितना प्रतिशत थी, तो 2016 के अप्रैल महीने की हम बात करेंगे तो अप्रैल महीने में टोटल 10.5, 3.5,
4.5 यानी कि हो गया बच्चों ये आपका 7, सॉरी हाँ ये हो गया आपका 8 और 8 और 2.5 10.5, 10.5 का मतलब 1050 कुल कारें बेची गई हैं, उसमें 15 ही कारें डिफेक्टिव हैं, तो प्रतिशत चाहिए, तो 15 बटा में 1050 गुणे 100 1 सही 3/7%। आ गया आंसर। चलिए अब हमारा नया सवाल और लास्ट है, बार ग्राफ का ही हमारा आखिरी सवाल है, एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा, बाकी सब मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा। चलिए देखिए, बहुत कहानी है इसमें, यह भी आपका CHSL 2019 का ही आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। एक पुस्तक का सहलेखन, सहलेखन मतलब साथ में मिलकर लेखन करते हैं किताब का, वो सहलेखन हो गया, X और Y द्वारा किया गया, मतलब एक किताब को X और Y ने मिलकर लिखा है। ध्यान दीजिए, भारत में और विदेश में पुस्तक का मूल्य 800 रुपए है और 1000 रुपए है। तो जो किताब है वो अगर भारत में बेची जाएगी तो 800 रुपए में बिकेगी, और वही किताब जो X और Y द्वारा लिखी गई है अगर विदेश में बेची जाएगी तो उसमें 1000 रुपया उसका रेट होगा, 1000 रुपए में बेची जाएगी। देखिए, भारत में और विदेश में बिक्री पर अर्जित स्वत्व शुल्क मतलब रॉयल्टी, जो अधिकार शुल्क होता है, कोई लेखक होता है, कोई किताब लिखता है तो उसको किताब जब बिकता है तो एक फिक्स होता है अमाउंट की किताब बिकने पर ये आपको क्या दिया जाएगा, रॉयल्टी दिया जाएगा, उसी को स्वत्व शुल्क या अधिकार शुल्क कहते हैं लेखक का। तो स्वत्व शुल्क बोलिए या अधिकार शुल्क बोलिए, एक ही चीज है, रॉयल्टी इंग्लिश में कहते हैं, रॉयल्टी पता होगा, कोई भी राइटर होता है तो अपनी किताब जब वो मार्केट में उसकी किताब बिकती है तो उसकी किताब पर उसको एक फिक्स धन या फिक्स अमाउंट दिया जाता है, उसी को कहते हैं रॉयल्टी, अधिकार शुल्क। ठीक है, और जीवन प्रयत्न मिलता है, और कुछ सिस्टमेटिक अगर हो जाए तो बच्चों को भी मिलता रहता है, किताब बिकता जाए बच्चों को भी मिलेगा। तो सुनिए, भारत में जो किताब बिकेगी उस पर उन्हें 10% की रॉयल्टी मिलेगी, और जो विदेश में किताब बिकेगी वही किताब जब विदेश में जाएगी 1000 रुपया उसका रेट हो जाएगा, और लेखकों को 16% की रॉयल्टी मिलेगी, लेखकों को 16% की रॉयल्टी मिलेगी। क्लियर है? स्वत्व शुल्क रॉयल्टी की धनराशि को X और Y के बीच में 5:3 के अनुपात में बांटा जाता है। तो यह भी बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, लेखक 2 हैं, रॉयल्टी आ रही है, भारत में रॉयल्टी 10% मिलेगी, विदेश में रॉयल्टी 16% मिलेगी, तो ये कंबाइंड आएगी। अब वो लेखक जो थे वो 2 थे, X और Y, तो उनको रॉयल्टी जो होगी 5 और 3 के रेशियो में डिवाइड हो जाएगी। आ रही बात समझ में? अगर 8 रुपए की रॉयल्टी आई तो 5 रुपया X को मिल जाएगा और 3 रुपया किसको मिल जाएगा, Y को मिल जाएगा। अब देखिए, दिया गया स्तंभ आलेख यानी कि बार ग्राफ 2012 से 16 के दौरान ए यानी कि ए का मतलब लिखना पड़ेगा भारत, ए का मतलब भारत, भारत मतलब ए, और विदेश यानी कि बी में बिक्री पुस्तक की संख्या को दर्शाता है। ए का मतलब भारत और बी का मतलब विदेश, ये दिमाग में रखिएगा। तो आइए चलिए सीधे हम अपने क्वेश्चन में ही आते हैं। ये देखिए, ये पूरा ग्राफ बना हुआ है। 2012 में आपका ये जो पिंक वाला है वो दर्शा रहा है कि 2.5 किताबें आपकी भारत में बिकी हैं और 4 किताबें विदेश में बिकी हैं। तो ध्यान से देखिए, 2.5 का मतलब क्या, यहां जो लेना है बेची गई पुस्तकों की संख्या 100 के गुणांक में लेना है। 2.5 का मतलब 250 किताबें, 250 किताबें जो है आपकी भारत में बेची गई हैं। 4 यानी कि 400 किताबें आपकी विदेश में बेची गई हैं 2012 में। 2013 में क्या हुआ है, 300 किताबें, 3 का मतलब 300 किताबें आपकी भारत में बेची गई हैं, और ये ब्लू वाला जो है 5 को दर्शा रहा है, यानी कि 500 किताबें कहां बेची गई हैं, आपकी विदेश में बेची गई हैं। तो ये सारा सिस्टम है 2012 से लेकर 2016 तक। समझ गए क्या क्या हुआ है? 2 राइटर हैं X और Y, उन लोगों ने एक किताब लिखी है, एक मिलकर लिखी है, और जब विदेश में वो किताब बेची जाती है तो 1000 रुपए में बेची जाती है, और भारत में जब बेची जाती है तो 800 रुपए में बेची जाती है। जो भारत में किताबें बेची गई हैं उस पर उनको जो रॉयल्टी मिलेगी वो 10% मिलेगी, और उसको वो दोनों 5:3 के अनुपात में बांट लेंगे। जो किताब विदेश में बेची गई है उन्हें उस पर 16% रॉयल्टी मिलेगी, ज्यादा रॉयल्टी मिलेगी, और उसको भी वो 5:3 के अनुपात में बांट लेंगे। तो ये जो सामने आपका दंड आरेख बार ग्राफ जो बनाया गया है 2012 से लेके 2016 तक जो किताबें बिकी हैं उनकी संख्या को दर्शा रहा है। 2012 में कितनी बिकी भारत में और विदेश में, 2013 में कितनी बिकी भारत और विदेश में, 2014 में कितनी बिकी भारत और विदेश में, 15 में 16 में कितनी भारत और विदेश में बिकी हैं,
ये बार ग्राफ उनकी संख्या को दर्शा रहा है। इज इट क्लियर? एनी डाउट आ रहा है समझ में? तो देखिए सवाल हमारा क्या है, 2 ही सवाल कराऊंगा, फिर 2 सवाल आपको होमवर्क में दूंगा। निम्नलिखित परिस्थितियों में अर्जित स्वत्त शुल्क का अनुपात क्या है? एक्स द्वारा 2013 और 2014 में भारत में पुस्तकों की बिक्री का और वाई द्वारा 2015 और 2016 में विदेश में पुस्तकों की बिक्री का हमें रॉयल्टी का रेशियो चाहिए। एक्स की रॉयल्टी और वाई की रॉयल्टी का क्या चाहिए? रेशियो चाहिए। हर एक बच्चा देखे। तो सबसे पहले बच्चों रॉयल्टी कितनी आ रही है? जो 2013 और 2014 में भारत में एक किताब बिकी है उसकी रॉयल्टी कितनी आ रही है वो देखते हैं। आया समझ में? तो देखिए एक्स की बात करें तो 2013 और 2014 में भारत में कितनी किताबें बिकी हैं? 3 और 3.5, यानी कि साढ़े छह का मतलब 650 किताबें बिकी हैं। और एक किताब का मूल्य मेरे बच्चों 800 होगा। ध्यान से देखिए रॉयल्टी कितनी मिलेगी? 10%। ध्यान से देखिएगा रॉयल्टी आ गई, दोनों के लिए आई है। अभी ये रॉयल्टी जो आई है दोनों के लिए आई। देखिए रॉयल्टी ऐसी तो निकलेगा कुल रॉयल्टी। देखिए 2013 और 14 में 3 और 3.5 यानी कि 6.5 किताबें बिकी हैं। 6.5 किताब का मतलब 100 से गुणा करेंगे, 100 के गुणज में ही किताबें हैं तो 100 का गुणा करेंगे, 650 किताबें बिकी हैं। भारत की एक किताब 800 रुपए में बिकेगी और टोटल जो रॉयल्टी आएगी दोनों के लिए, एक्स और वाई के लिए, वो इसका 10% होगी। लेकिन हमें एक्स की रॉयल्टी लेनी है। किसकी रॉयल्टी लेनी है? एक्स की रॉयल्टी पहले लेनी है। तो 5-3 के रेशियो में इसको बांटेंगे तो एक्स को मिलेगा इसका 5/8। मेरे बच्चों समझ में आया ये बात? ये एक्स की रॉयल्टी है। अब देखिए अब हम वाई की रॉयल्टी की बात करेंगे तो वाई की रॉयल्टी 2015 और 16 में जो किताबें विदेश में बेची गई हैं उस पर चाहिए। तो 2015 और 16 में कितनी किताबें बेची गई हैं भाई विदेश में? 15 में 5.5 और 16 में 6, यानी कि 6 5 11, 11.5 किताबें। 11.5 किताबें का मतलब बच्चों आप किससे गुणा करेंगे? 100 से। तो कितना आएगा? कितना आया था आपका? एक मिनट, 11.5 आया तो 1150, 1150 किताबें। 100 से गुणा करेंगे, 11.5 में 100 का गुणा करेंगे, 1150 किताबें। एक किताब बिकेगी कितने में? 1000 में बिकेगी। रॉयल्टी आएगी इसका 16%। और मेरे बच्चों यहां केवल वाई की रॉयल्टी हमको लेनी है तो वाई की रॉयल्टी क्या होगी? इसका 3/8। और इसी का क्या चाहिए हमें? रेशियो चाहिए। आराम से कैलकुलेशन हो सकता है। कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है? 1 मिनट। 65/138। आप कैलकुलेट कर लिए, बहुत छोटा है कैलकुलेशन, कहीं से कठिन नहीं है। कहिए तो कर दूं, हो जाएगा 65/38। ये लाइन में इस तरह से लिखना कंफ्यूजन को दूर भगाना है बच्चों, समझिएगा। हर सवाल हवा हवाई नहीं, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। क्लियर हो गया? अब जरा मैं आपके कमेंट देखना चाहूंगा। ये पहला सवाल मैंने कराया है। दूसरा सवाल बाय सर बाद में रोक कर देखना पड़ेगा। अच्छा रोक कर देखना पड़ेगा। चलिए बहुत बढ़िया, सब बच्चे सोने चले गए, कोई बात नहीं। देखिए 2012 से 15 के दौरान, मतलब 12, 13, 14 और 15 के दौरान भारत में बेची गई पुस्तकों की कुल संख्या क्या है? भारत में बेची गई पुस्तकों की कुल संख्या तुरंत जोड़िए। 2.5, 3, 5.5 और 3.5, 6, 3, 9 और 9 और 5, 14। 14 का मतलब 1400 किताबें। कितना आराम से जुड़ गया। लीजिए दूसरे प्रश्न का उत्तर दे दिया। आइए तीसरे प्रश्न में। 2012, 2013, 2016 के दौरान लेखकों को भुगतान किए गए स्वत्त शुल्क की कुल राशि कितनी है? 12, 13, 16। तो ध्यान से देखिए, तो इंडिया में जो किताबें बिकी हैं वहां से जितनी रॉयल्टी आई है उसको निकालिए, और जो 12, 13 और 16, 12, 13 और 16 में जो विदेश में किताबें बिकी हैं वहां से जो रॉयल्टी आई है उसको निकालिए। दोनों रॉयल्टी जोड़ दीजिए, वही आंसर। 2012, 13 और 16 में इंडिया की बात करें, इंडिया यानी कि ए की बात करें, कहां 12, 13 और 16 की बात करते हैं। देखिए तो क्या होगा बताइएगा। यहां रॉयल्टी निकालते हैं, स्वत्त शुल्क। ये देखिए 12 में 2.5 किताब, 13 में 3 यानी कि 5.5
और ये 4 यानी कि 9.5। 9.5 का मतलब 950 किताबें बिकी हैं और कितने में बिकेंगी? 800 के हिसाब से बिकेंगी और इसका रॉयल्टी आएगा 10/100। कितना आ गया? 76,000। ये आ गई रॉयल्टी। अब देखिए, अब मैं बात करने जा रहा हूं जो विदेश में किताबें बिकी हैं 12, 13 और 16 के दौरान। विदेश में किताबें बिकी हैं इधर 4 और इधर 5। 5 4 9 और 9 6 15। तो 15 गुणे 100 हो गया, यानी कि 1500 किताबें हो गई। और एक किताब कितने का? 1000 का। और इसमें रॉयल्टी कितनी आएगी? 16%, यानी कि 16/100। मेरे बच्चों कितना? ये आ गया 2,40,000। सही है। कुल कितना आएगा? दोनों को ऐड करेंगे 76,000 और प्लस 2,40,000। कितना? 3,16,000। ये लीजिए आंसर है। आया समझ में? कोई डाउट हो तो बताइए, इस तरह से लगा लेंगे। और आखिरी सवाल, इसके साथ ही हमारा बार ग्राफ समाप्त। कल मैं शुरू करूंगा लाइन ग्राफ। वर्ष 2014 और 15 को मिलाकर एक्स और वाई द्वारा अर्जित स्वत्व शुल्क में कितना अंतर है? ध्यान से देखिए, आप 14 और 15 का जितना भी आपका रॉयल्टी आ रहा है उसको पहले काउंट करिए, फिर दोनों की रॉयल्टी का अंतर निकाल लेंगे। देखिए, अगर मैं ए से प्राप्त रॉयल्टी की बात करूं, ए मतलब भारत, तो 14-15 की बात होगी। तो ध्यान से देखिए, ए से क्या क्या मिलेगा, क्या क्या मिलेगा। देखिए कितनी किताबें भारत में बिकी हैं? 3.5 और 5 8.5। तो 8.5 गुणे 100 और एक किताब कितने की? 800 की। रॉयल्टी कितनी आएगी? 10%। कितना हो गया? 68,000। अब सुनिए, बी यानी कि विदेश थे, 14-15 में जो रॉयल्टी आएगी वो कितनी होगी? 14-15 4.5 5.5। तो कितना हो गया बच्चों? 10 हो गया। तो 10 गुणे 100 यानी कि 10,000 किताबें बिकी हैं। एक किताब कितने की? 1,000 की। और इस पे रॉयल्टी कितनी आएगी? कितना हुआ? 1,60,000 की कुल रॉयल्टी आई। तो कुल स्वत्व शुल्क कितना हो गया? जोड़ेंगे तो 68,000 और 1,60,000 कितना हो गया? 2,28,000। ठीक है बच्चों, बोला गया है एक्स और वाई द्वारा अर्जित स्वत्व शुल्क में अंतर। एक्स डिफरेंस वाई चाहिए, तो क्या होगा? अनुपात से ही निकालिए। 2,28,000 गुणे 2/8 करेंगे। रेशियो कितना है? 5 और 3 का ही है ना। 5-3 में ये आपका लाभ बटना है। ध्यान से देखिए, 5-3 में जो आपका रॉयल्टी आई है वही बटनी है। तो एक्स पाएगा 5, वाई पाएगा 3। तो अंतर कितना? 2। इसी 2 की वैल्यू चाहिए। तो 2 किस पे बच्चों? 8 पे। ये रेशियो डिवीजन कर रहे हैं। 2/8 कितना आएगा? ये आ रहा है 57,000। ये लीजिए आंसर। अलग अलग हमने भारत का रॉयल्टी निकाला, विदेश का रॉयल्टी निकाला, इन दोनों वर्षों का जोड़कर कुल रॉयल्टी निकाल लिया। कुल रॉयल्टी का अब एक्स वाई में बंटवारा नहीं करेंगे, सीधे अंतर का ही विभाजन कर लेंगे। अंतर रेशियो में कितना आ रहा है? 2। तो 2 बटा में टोटल 8 और गुणे कितना हो जाएगा आपका? 2,28,000। इस तरीके से सब समाप्त हो गया आपका और समझ में भी अच्छे से आया होगा। कल मैं आऊंगा 10 बजे, आप लोग की लाइन ग्राफ की क्लास लूंगा। इस टाइम नहीं आऊंगा, 10 बजे ही आऊंगा। किसी का और कोई प्रश्न? 57। हाँ दिया है बच्चों ने आंसर। अवनीश आंसर दिए थे ए, प्रीति 7,000 दी थी। 7,000 नहीं आ रहा है। पीडीएफ कल मिल जाएगा बार ग्राफ का। मैं बता दूं मोहम्मद हबीब, जो पीडीएफ बनाया गया था वो सब करप्ट हो गया। कंप्यूटर में कोई वायरस आ गया था, मेरा पूरा पीडीएफ जो है सबका सब करप्ट हो गया है। अब उसमें पुराना जो कहीं रखा हुआ है तो उस फाइल को फिर से निकाल कर उसको सेट किया जा रहा है, लेकिन उसमें कई जगह करेक्शन है किया जा रहा है। ये पीडीएफ नया बना था, बड़ा मेहनत से बनता है ये सब पीडीएफ, तो ये पूरा करप्ट हो गया, नया फिर बनवाना पड़ेगा। तो कल पहले लाइन शुरू कर दूं, फिर 1-2 दिन में जैसे ही बन जाएगा पूरा
एक साथ 17 क्वेश्चन का पीडीएफ डाल देंगे। सोल्यूशन पूरा पढ़ा हुआ है मैंने, 1 से 17 क्वेश्चन पूरा एक एक सवाल कराए हैं बार ग्राफ पे, और मेरे से ग्राफ पढ़ने के बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि एग्जाम में सारे क्वेश्चन आप करके आएंगे। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।